हमारे बीच जितने भी अतिथि मंचस्थ हैं उनका तो मैं उनको प्रणाम करता ही हूँ, जो हमारे सभागार में बहुत ही सम्मानित सारे लेखक, पत्रकार और विश्व हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा डॉक्टर जवाहर कर्नावट की पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता का लोकार्पण एवं विमर्श का मुंबई प्रेस क्लब में भव्य आयोजन। मुंबई प्रेस क्लब से शामी एम इरफान की विशेष रिपोर्ट। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता इस पुस्तक का विमोचन है और मुंबई प्रेस क्लब से शामी एम इरफान की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर जवाहर कर्नावट की पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता के लोकार्पण एवं विमर्श कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय विद्या भवन मुंबई से प्रकाशित पत्रिका नवनीत के संपादक विश्वनाथ सचदेव ने किया। मुख्य अतिथि थी प्रख्यात साहित्यकार सुश्री सूर्यबाला। प्रमुख वक्ताओं में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यवाहक अध्यक्ष शीतला प्रसाद दुबे, वरिष्ठ पत्रकार और कथाकार हरीश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार अजीत राय, विश्व हिंदी अकेडमी मुंबई के अध्यक्ष केशव राय के नाम उल्लेखनीय हैं। आदरणीय कर्नावट जी ने जो इतनी मेहनत की है, इतना लंबा उनका शोध कार्य और लेखन रहा है, उसके पीछे जो प्रेरणा है और जो सपोर्ट है वो आदरणीय लता जी का है, लता कर्नावट जी। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ और आदरणीय सूर्यबाला मैडम से चाहता हूँ कि वो उनका स्वागत करें। वो वैसे आज तक किसी कार्यक्रम में गई नहीं है, ऐसा सर ने कहा, और हमने भी कभी उनसे मिला नहीं इस तरह, लेकिन आज का एक विशेष कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आइए मैडम। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे लेखन के पीछे जो शक्ति है वो कहाँ से आती है, किस तरह हम लोग परिश्रम करते हैं, तो घर का पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलता है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय कर्नावट जी से आग्रह करता हूं कि सर आए और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद सर। बहुत ही रोचक आपकी यात्रा, और जिस तरह विश्व हिंदी पत्रकारिता की यात्रा है, वैसे ही इसके शोध की आपकी भी यात्रा बहुत ही अद्भुत है। और गांधी जी का भी जो योगदान है भारतीय पत्रकारिता में, उसको हम सब समझते हैं, और विश्व की पत्रकारिता में। और यही है कि दक्षिण भारत में, मद्रास में उन्होंने जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के पहले 1918 में देवदास गांधी को भेजा कि जाओ तुम वहां पर हिंदी पढ़ाओ जाके, और उन्होंने फिर उसकी नींव पड़ी वही ट्रिप्लिकेन में दक्षिण भारत हिंदी पत्रकार जो है सभा, हिंदी प्रचार सभा की। तो उस गांधी जी हमेशा इस तत्पर रहते थे कि अपने दूसरे को कहने से पहले अपने बेटे को ही भेज दिया कि तुम जाओ और वहाँ हिंदी पढ़ाओ जाके। और आज पता है कि हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा देश में मतलब बहुत बड़ी संस्था है, जिसमें लाखों विद्यार्थी हर साल हिंदी पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आदरणीय हरीश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और इस पुस्तक पर अपना वक्तव्य दें। हमारे देश के शीर्षस्थ कहानीकार, कथाकार आदरणीय हरीश पाठक जी आइए। मंच पर आसीन आदरणीय विश्वनाथ जी, जिनकी कहानियां पढ़ पढ़ कर हम बड़े हुए, ऐसी मेरी पसंदीदा कथा लेखिका सूर्यबाला जी, हिंदी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद जी, मेरे मित्र केशव राय, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कथाकार डॉक्टर रवींद्र कात्यायन। सभागार में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता से जुड़े वे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आजीविका हिंदी पत्रकारिता से शुरू की और अपने हिस्से का आसमान छुआ। विमल मिश्र यहाँ बैठे हैं, अजित राय यहाँ बैठे हैं, विवेक अग्रवाल यहाँ बैठे हैं, दैनिक पूर्ण विराम के संपादक मेरे अत्यंत प्राचीन मित्र यार मोहम्मद खान यहाँ बैठे हैं, आफ्ताब आलम यहाँ हैं, संजीव शुक्ल यहाँ हैं, और हिंदी के वरिष्ठतम पत्रकार प्रीतम कुमार सिंह त्यागी की बिटिया
प्रतिमा चौहान इस कार्यक्रम के लिए सुदूर पनवेल से आई हैं। आज इस वक्त इस सभागार में हम उस हिंदी पत्रकारिता पर निकली एक किताब डॉक्टर जवाहर कर्नावट की किताब पर विमर्श के लिए और लोकार्पण के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण जड़ित अतीत हमें हर पल हर क्षण यह एहसास दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम खड़े कहाँ हैं। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल को जब इस बात का एहसास हुआ कि दूसरी भाषाओं के अखबार तो निकल रहे हैं लेकिन हिंदी इसमें क्यों पिछड़ रही है, तो 30 मई 1826 को उन्होंने कानपुर से कलकत्ता जाकर अखबार निकाला उदंत मार्तंड। चला वो 18 महीने ही, लेकिन आदि प्रतिज्ञा थी और उस अखबार के ऊपर लिखा रहता था हिंदुस्तानियों के हित के हित। हमारी इतनी उज्जवल परंपरा रही और गर्व और गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के अंतर संबंध बहुत सालों तक और बहुत गतिशीलता के साथ चले। साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के अंतर संबंधों को आगे बढ़ाया भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव शप्रे, बाबूराव विष्णुपाराडकर और उसके बाद आगे डॉक्टर धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, विश्वनाथ सचदेव, विष्णु नागर, विनोद भारद्वाज, ऐसी तमाम लंबी सूची है। यहाँ साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंध दूर से ही दिखते थे और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि चूंकि वे साहित्यकार पत्रकारिता में आए थे तो भाव, भाषा, बात करने का तमीज और कहाँ क्या कैसे लिखा जाता है, ये सब हमने इन अपने पूर्वजों से सीखा। आज दुख पूर्वक यह है कि हिंदी पत्रकारिता में साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंध खत्म हो चुके हैं। कोई रिश्ता नहीं है। अखबार में ना भाषा है, ना भाव है, ना संस्कार है। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा नियुक्त धर्मियों का अंतिम उप संपादक हूँ और इतनी चिंता हमारे संपादक रखते थे कि यदि हमने अपनी कॉपी में तन्हाई लिख दिया है तो बुलाकर बताया जाता है कि हिंदी में एक शब्द है एकांत, आप तन्हाई को लिख रहे हैं। यह थी हिंदी के प्रति चिंता। ये वे ही लोग कर सकते थे जो जिनकी जड़ें साहित्य में थी। आज हिंदी पत्रकारिता में साहित्य और हिंदी पत्रकारिता का अंतर संबंध खत्म हो गया है। दुख पूर्वक यह कि बंबई से प्रकाशित खुद को बड़ा अखबार कहने वाला एक अखबार एक मारवाड़ी की मौत पे तो फर्स्ट पेज पर 3 कॉलम की खबर दे देता है, लेकिन जब सागर सरहदी मरते हैं तो उनकी मौत की खबर 12 नंबर पेज पर 4 लाइन में होती है। इससे भी बुरी स्थिति ये है कि जब नरेंद्र कोहली की मौत होती है उनकी भी खबर 12 नंबर पेज पर 7 लाइन में होती है। आज इस नेपथ्य कथा को कहने का आशय मेरा ये है कि शब्द विरोधी समय में, इस दौर में जवाहर कर्नावट ने विदेश में हिंदी पत्रकारिता पर जो किताब लिखी जिसके चर्चा के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस किताब में यह साबित किया है कि हिंदी पत्रकारिता की क्या जड़ें हैं, कहाँ हैं। और जैसे अभी उन्होंने भाषण में कहा कि वह आंदोलन की और उपलब्धियों की मूल भाषा हिंदी बनी। और ये जो किताब जिसमें 27 देशों के 120
अखबार 27 देशों के 120 सालों में प्रकाशित 150 अखबारों के बारे में जानकारी है। तो इस किताब की जो खासियत और खूबी है वो ये है कि पूरी किताब में दो चीजें जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, मुझे बहुत लुभाती हैं, वो ये है कि हिंदी की जो सहबोलियां हैं, जिसे हम बोली बोलते हैं, तो वो अवधी है, बुंदेली है, बघेली है, मराठी है, राजस्थानी, हरियाणवी है, तो उसका भी जिक्र बड़े विस्तृत रूप तौर पे किया गया है। ये बताया गया है कि ये जो सहबोलियां हैं, इनसे हिंदी की ताकत कितनी बड़ी। बाकी तो बहुत सारी और ये किताब एक्सरे है अंदर तक। ये नहीं कि वो अखबार निकला, उसके संपादक होते उन्होंने ये किया, कुछ नहीं। उस अखबार का प्राण क्या था, मूलधारा क्या थी, आत्मा क्या थी, जैसे सहबोलियों के साथ एक बहुत अच्छी सी बात है और मुझे बहुत अंदर तक हिला गई कि जब यूरोपीय भारतीय लोग विदेश गए तो बहुत सारे जगह वो अपने साथ तुलसी ले गए, गंगाजल ले गए, रामचरितमानस ले गए। और तुलसी, गंगाजल और रामचरितमानस ने उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ा। और ये जुड़ाव इतना बड़ा हुआ कि वहाँ वे अपनी संस्कृति से अलग नहीं हुए, वहाँ उन्होंने उस देश में अपनी संस्कृति की जड़ें फैलाई, उसको विकसित किया, पल्लवित किया, और वो इसीलिए उनकी पहचान वहाँ बनी। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बहुत सारे इस तरीके की जाने कितनी किताब है। और जब जवाहर कर्नावट साहब ने मुझसे बात की तो मैंने 3 दिन लगकर सतत उस किताब का अध्ययन किया और मैंने पाया कि ये तो सब कुछ बहुत अलग है। कितनी जगह हम इतने लेट फैसले यानी कहाँ जाते हैं, प्रदर्शनी लगी रहती है, लेकिन और ये अखबार वहाँ माधवराव सप्रे संग्रहालय तो खजाना है, लेकिन इसमें जिस तरीके से हर अखबार का विश्लेषण है, उसकी खासियत है, उसकी खूबी है, और देश है मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, बयाना है, त्रिनाद है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, रूस है। और जो उन्होंने अपने भाषण में भी बोला कि 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले 1999 में वो लंदन विश्व हिंदी सम्मेलन में गए थे और वहाँ ब्रिटेन के कुछ लोगों ने कुछ जानकारी वगैरह दी। तो ये एक रचनात्मकता का बीज है। मुझे कोई चीज अच्छी लगी और वो मेरे अंदर पल रही है, मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इस पर काम करना है। विवेक अग्रवाल बैठे हैं और वो आज देश के अपराध पे इतनी किताबें हैं, नौकरी वगैरह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना वो लेखन करते हैं। तो ये दिमाग में वो तो रहता है कि मुझे ये करना है, मेरे दिमाग में जो था कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो कर्नावट साहब ने, उनके दिमाग में आया 25 साल पहले 1999 लंदन के विश्व हिंदी सम्मेलन में जब गए थे और 2002 में उस काम ने गति पकड़ी। आज हमारे सामने वो किताब है और उस किताब में तमाम मुद्दे हैं और ये जिस तरीके का अखबार का इतिहास है उस पर मतलब इस तरह के पूरी जानकारी देते हैं। जैसे अमेरिका में गदर पार्टी ने गदर अखबार की शुरुआत की, टोरंटो में भारतीय अखबार की शुरुआत, भारतीय नाम के अखबार की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में चेतना नाम का अखबार निकला, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी अखबार द इंडियन टाइम्स ने हिंदी की शुरुआत हस्त लिखित रिपोर्ट से की, लंदन में राजा रामपाल सिंह ताजगढ़ काला कागज के राजा और हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की। और बाकायदा ये अखबार ये नहीं कि निकल गए किस्सा कहानी छाप दिया, मुद्दे उठाते थे। हिंदुस्तान अखबार ने मुद्दा उठाया ब्रिटिश संसद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व मिले और वो मुद्दा इतना सफल रहा कि सैयद अली खान को प्रतिनिधित्व मिला। जब लंदन में हिंदुस्तान अखबार बंद हो गया तो काला कागज में वो अखबार राजा रामपाल सिंह राय हिंदुस्तान नॉट हिंदुस्तान करके
वो हिंदी में निकला और लंबे टाइम तक निकला। तो मैंने नेटवर्क में जब उसके 100 साल जब स्टोरी लिखी थी वाजपेयी के टाइम, और उसके संपादक लंबे टाइम तक रहे मदन मोहन मालवीय। ये सारा जो इतिहास है वो ऐसे दौर में जवाहर कर्नावट लेके आए हैं जब इस तरीके की किताबों की जरूरत थी। ये प्राणवान, महत्वपूर्ण और देर तक दिनों तक याद रखने वाली किताब है। मैं इस मौके पर उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे जल्दी ही इससे मिली प्रसन्नता और इसमें जुड़ी अन्य चीज़ों का इसका नया रूप भी सामने लाएं, ताकि अपडेट भी हमारे सामने रहे। आज इस मुबारक मौके पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की और पुस्तक के विषय में भी जो उसके मुद्दे हैं और जिन पर उस पुस्तक में लिखा गया है उस पर भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और अपना उद्बोधन दें। हम सभी जी से सब परिचित हैं, वे हमारे अग्रज केसी कॉलेज के हिंदी के अध्यक्ष रहे हैं और आज महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। विश्व हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित विदेश में हिंदी पत्रकारिता पुस्तक के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष, देश की हिंदी पत्रकारिता में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले, मैं शुरू में मुंबई जब आया था तो मैं उन्हें बहुत अच्छा कवि समझता था। बाद में ये हुआ कि नहीं, वो बहुत बड़े पत्रकार हैं। ऐसे आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी भी नहीं, कवि और पत्रकार एक साथ। मैं जानबूझकर ये बात कह रहा हूँ। आदरणीय सूर्यबाला जी, जिनकी कहानियाँ, उपन्यास, व्यंग और हिंदी में तमाम तरह के विषयों पर लिखे साहित्य से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रसिद्ध कथाकार और पत्रकार भाई हरीश पाठक जी, विश्व हिंदी अकादमी, कितनी खुशी की बात है मेरे लिए कि विश्व हिंदी अकादमी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र हिंदी अकादमी के कार्याध्यक्ष का स्वागत किया। ऐसे भाई केशव राय जी, डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावट जी, भाई रविंद्र कात्यायन जी। मित्रों, पुस्तक के बारे में हरीश पाठक जी ने बहुत विस्तार से बात की है। बड़ी परेशानी का सबब हम लोगों के बीच विशेष तौर पर हिंदी को लेकर ये चलता है कि हिंदी की खाने वाले अपने अपने या तो परपोटे पर चढ़े हैं तो वहीं चढ़े हैं, या अपनी कोठरी में बंद हैं तो वहीं बंद हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पेशे से पत्रकार रहे लेकिन साहित्य को भी उतना ही समृद्ध किया उन्होंने, भाषा को भी उतना ही समृद्ध किया। इस तरह के भी लोग रहे। आज इसकी बड़ी सख्त जरूरत है, विशेष तौर पर मुंबई में नहीं पूरे देश में इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि पत्रकारों के आगे पीछे सब बहुत परेशान इस बात को लेकर हैं। और मैं समाचार पत्र को पढ़ने वालों को भी मैंने देखा है कि पन्ने पलटकर अपना नाम और अपने से जुड़ी खबरों को देखने के लिए लोग लालायित हैं। पत्रकारों को इस तरीका से देखा जाता है। राजभाषा कर्मी पदों पर भाई डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावट जी महाप्रबंधक रहे, महाप्रबंधक, और उससे बड़े भी पद पर आज राजभाषा से जुड़े हुए
लोग पदासीन हैं और वे लगातार राजभाषा को लेकर तमाम तरह के वो टॉलिक नराकाश आदि में ही इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पत्रकारों साहित्यकारों की ओर आने का अवसर ही नहीं मिलता, या वे आना नहीं चाहते हैं, वे वहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं अपने आप को लेकर। शिक्षक वो सुदामा जी की पत्नी की बात को लेकर अपने में बिजी हैं, व्यस्त हैं कि ताको कहां अब देती है शिक्षा, जो अपनी शिक्षा ही लगातार दुनिया को बांट रहे हैं, उनको कहां तुम शिक्षा दे रही हो। ऐसे शिक्षक हैं जो उसी में अपने कोठरी में बंद है। ऐसे में एक राजभाषा कर्मी शिक्षा के केंद्र का पद स्वीकार करके पत्रकारिता से जुड़ी हुई पुस्तक हमारे सामने लेकर आए। ये एक तरह से अपनी सीमा का अतिक्रमण भी है और उसके साथ एक दूसरे से भाषाई संबंधों को जोड़ने का उपक्रम भी है। डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी को जो लोग जानते हैं, वे राजभाषा को लेकर, राजभाषा नीति को लेकर तमाम तरह की पुस्तकें लिख सकते थे, आसान भी था, उपलब्ध सामग्री भी थी और उनका विषय भी वही था। लेकिन वे राजभाषा कर्मी होते हुए भी, बड़े अधिकारी होते हुए भी, या विश्व हिंदी सम्मेलन में गए हों या अपने बैंक के शाखाओं के विजिट के लिए गए हों, लेकिन वहां जाकर उन्होंने पत्रकारिता और विशेष तौर पर हिंदी पत्रकारिता पर अपनी नजरें गड़ाए रखी कि हिंदी में क्या काम चल रहा है। वे चाहते तो अपने बैंक की शाखा का विजिट करके आ जाते, लेकिन वहां हिंदी पत्रकारिता में कौन कौन सा काम हुआ है और कितने काम की संभावना है, मेरे ख्याल से ये सोचकर वे लगातार इस बात को लेकर लगे हुए थे। मित्रों, ये केवल डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत की पुस्तक नहीं है, एक तरह से संदेश है हम लोगों के लिए, उन पत्रकारों के लिए। मैं पत्रकार भाई मुझे क्षमा करेंगे, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें सीमित कर रहा हूं, मर्यादित कर रहा हूं, कि पत्रकारिता करते हुए भी और अधिक विषयों पर भाषा से जुड़े हुए उन विषयों की तरफ ध्यान रखना, शिक्षक होते हुए केवल सिलेबस से जुड़े रहने के बजाय पत्रकारिता से जुड़ी हुई बातें, सरकारी प्रावधान, राजभाषा में क्या काम चल रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना, रचनाकारों की तरफ ध्यान देना, ये आवश्यक है आज के समय में कि हिंदी की खाने वाले, हिंदी की नौकरी करने वाले या फिर स्वयं सेवक की तरह जो हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करने वाले लोग हैं, वे इस तरह का काम लेकर के सामने आए ताकि केवल हमें जो काम करना है, जो काम करके हमें आजीविका चलानी है, केवल उसी से बंधे रहकर नहीं, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर हमें काम करने का अवसर मिले और नई पीढ़ी को हम ये संदेश दें कि तुम्हें वहीं तक नहीं बंधे रहना है, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर अन्य विषयों की तरफ भी हम ध्यान में रखें। बड़ी तकलीफ हो जाती है, जो शिक्षक भाई बहन हैं वे कहते हैं कि पत्रकारिता और साहित्य, लगता है पत्रकारिता और साहित्य एकदम अलग अलग चीज है। सिनेमा और साहित्य, यानी सिनेमा एकदम अलग है, साहित्य से उसका जैसे कोई संबंध ही नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भाषा के विकास के लिए, भाषाई संवर्धन के लिए, भाषा संस्कार के संवर्धन के लिए पत्र रचना धर्मिता के साथ साथ पत्रकारिता और फिल्में आदि भी, माध्यम भी उतने ही काम कर रहे हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आवश्यक है कि हम उन सभी को एक साथ एक तक निगाह से जहां है उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें। भाई डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी ने भी इस पुस्तक के माध्यम से, मैं भी वो 4 अध्यायों में किन किन देशों में क्या क्या देखा उन्होंने,
मैंने ये अध्ययन किया, मैं उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी ये जो इस तरह से काम कर रहे हैं, वे चाहते तो भोपाल के जिस टैगोर विश्वविद्यालय के पद पर हैं, उस पद पर भी अनेक काम हैं, उसमें सीमित रहकर काम कर सकते थे, ये बताते हुए कि मैं इस विश्वविद्यालय के इस निदेशक पद पर हूं, लेकिन नहीं, उससे एक कदम आगे हटकर वे विदेश में हिंदी पत्रकारिता को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। यानी हम हिंदी की खाने वाले, हिंदी में काम करने वाले लोगों को एक तरह से वे प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि केवल 27 देशों की पत्रकारिता अभी है, तमाम देश अभी बचे हुए हैं जहां पर केवल पत्रकारिता नहीं बल्कि साहित्य रचा जा रहा है, साहित्य की अनेक विधाएं रची जा रही हैं, हिंदी में और तरह के काम हो रहे हैं। एक तरह से ये उनका संकेत है कि हम सभी जिसको भी अवसर मिले वह हिंदी को लेकर या भारतीय भाषाओं को लेकर देश और विदेश में जहां जितने जिस तरह से काम हो रहे हैं, केवल अपनी सीमा में नहीं बल्कि अपनी सीमा को तोड़ते हुए आगे बढ़कर अन्य कामों को साथ लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम भाषाई संवर्धन का काम कर पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन कि उन्होंने विदेश में हिंदी पत्रकारिता यानी जानबूझकर, ये देखिए एक बात और, लेखकीय ईमानदारी, अंत में उन्होंने बता दिया साफ साफ कि किससे उन्हें सामग्री उपलब्ध होगी। चाहते तो नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं, चाहते तो यहाँ ये नहीं लिखते कि 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता का संज्ञान लेगा, जो किताब पढ़ेगा उसे मालूम पड़ेगा। वो कहते कि अगर वो जानना है तो किताब पढ़िए, लेकिन साफ साफ ये बता देना कि हाँ ये मेरी सीमा है, इसके आगे का बहुत काम अभी बचा हुआ है, जो मैं कुछ करूंगा कुछ आप करिए। इस काम के लिए डॉक्टर जवाहरलाल कर्नावत का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं विश्व हिंदी अकादमी के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। आपने जवाहर कर्नावत जी की पुस्तक के विषय में बताया और ये 30 वर्षों की साधना है जो इस पुस्तक में फलित हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच एक बहुत ही विद्वान और लेखक, पत्रकार, फिल्म समीक्षक और फिल्म के ऊपर लिखने वाले अजित राय जी उपस्थित हैं। मैं सर का सम्मान करना चाहता हूं कि सर आए 2 मिनट और आपको कर्नावत जी सर आपको पुस्तक भेंट करना चाहते हैं अजित राय जी, और आप 2 शब्द कहें भी इस पुस्तक पर। मैंने आपको डाक से भेजने का वादा किया था, मॉरिशस चला गया, नहीं भेज पाया। जी आइए सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। दरअसल विदेशों में हिंदी पत्रकारिता यह अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता, और जो लोग भी मुख्य धारा की हिंदी पत्रकारिता या किसी भाषा की मुख्य धारा की पत्रकारिता, मुख्य धारा की पत्रकारिता यानी न्यूज की पत्रकारिता, जो हमारे अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर जो छपता है न्यूज, उसकी पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिसमें हरीश पाठक संपादक रह चुके हैं हिंदुस्तान में, भागलपुर में संभवतः, और पीछे का तो इतिहास में नहीं बताया, लेकिन मुझे वो हिंदुस्तान का संपादक होना आपका याद है। विमल मिश्र नवभारत टाइम्स में बहुत वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं, वो जानते हैं, और मैंने भी करीब 30 साल उसी मुख्य धारा की पत्रकारिता की। यहाँ भी एक किताब लिखने के सिलसिले में बॉलीवुड की हिस्ट्री, सिनेमा की हिस्ट्री पर मैं 2 साल से सिनेमा में हूँ, तो वो लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि विदेशों में हिंदी पत्रकारिता भी होती है। हम लोगों ने रेडियो में तो सुना है, जैसे मेरा संबंध बहुत सारे विदेशी रेडियो के संस्थानों से रहा है, जिसमें बीबीसी और हमारे गुरु और आदरणीय स्वर्गीय कैलाश बुधवार लंदन में, जिनसे हमने इतना सीखा। डायच वैले जो कि जर्मनी का प्रमुख रेडियो संस्थान है,
उसके हमारे गुरु और मित्र और सब कुछ अभी हैं जीवित, फ्रीडमन स्लैंडर, और उसके बाद रेडियो पीकिंग और बाकी हर जगह के रेडियो में हिंदी पत्रकारिता होती थी, लेकिन वो मेनली अनुवाद की पत्रकारिता होती है। तो उसमें कोई हिंदी पत्रकारिता हो ऐसा हमने सुना नहीं था कर्नावत जी की किताब से पहले, इतने सारे देशों में जाने के बाद। यहाँ तक कि आप देखिए, हरीश पाठक जी शायद ज़्यादा जानते होंगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता है और उसकी वो मेन मुख्यतः वो समाचार एजेंसियों की पत्रकारिता, वो हमारे तरह नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनसत्ता की नहीं है जैसा कि हम जानते हैं। उसमें सबसे वर्चस्व जिस संस्थान का है वो अमेरिकी और फ्रेंच न्यूज एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस। उसके अलावा राइटर है और जिन्हुआ करके चीन की न्यूज एजेंसी है, इरना ईरान की है और प्रावदा रूस की। तो इस तरह की एजेंसियां हैं और दुर्भाग्य से 140 करोड़ के देश के हम लोग हैं, जिसमें बताया जाता है कि 80 करोड़ हिंदी भाषी हैं। और अभी मैं अपने मित्र बांगिया जी से बोल रहा था कि हिंदी पत्रकारिता 23% ग्रोथ रेट है उसकी, जो दुनिया की किसी इंडस्ट्री की नहीं है। लेकिन हम एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी नहीं बना पाए हैं जिससे हम हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता कह सकें। तो अब ये किताब पढ़ने पर पता चलेगा, और ये हम सब जैसे लोगों के लिए नई जानकारी हो। पुरवाई के बारे में भी मैं जानता हूँ 1999 से जो निकल रही है परमेश गुप्त वहाँ से, बाद में तेजेंद्र शर्मा निकालते रहे हैं। और बाकी और देशों में जो अखबार निकले हैं, अब वो अखबार कैसे थे, कहाँ से निकले, किस तरह से निकले, उन्होंने अपने समय और समाज को कैसे प्रभावित किया, इसकी जानकारी कम से कम मुझे नहीं है। तो ये किताब हमारे लिए एक आंखें खोलने वाली किताब होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और शायद आपने इंदौर, मैं शायद इनसे इंदौर में मिला था प्रवीण खारीवाल के पत्रकार सम्मेलन में, जब देश भर के पत्रकारों को बुलाया गया था। इनकी बहुत बड़ी प्रदर्शनी आपने लगाई थी और हिंदी अधिकारी ने कोई ऐसा काम कर दिया है, ये तो मैं और भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं देश के हजारों हिंदी अधिकारियों को जानता हूँ। मैं जिस नवभारत टाइम्स स्कूल से निकला हूँ, जिसके संपादक विश्वनाथ सचदेव हैं, और जिस तरह हम लोगों ने विद्यानिवास मिश्र, सुरेंद्र प्रताप सिंह और एक से एक रामकृपाल सिंह तक, और यहाँ हमारे सुंदर चंद ठाकुर उसके संपादक हैं। तो वो उसमें हम जानते हैं कि हिंदी अधिकारियों ने इस देश में क्या किया और कैसे किया। अब जब विश्व हिंदी सम्मेलन आप कह रहे हैं 2007 में मैं भी था, और मैंने मुझे अशोक चक्रधर ने वहाँ के न्यूज बुलेटिन का संयुक्त संपादक बनाया था। तो वहाँ एक हिंदी अधिकारी रोज आकर मुझसे लड़ते थे कि हेडिंग ऐसे नहीं, ऐसे करो। और मैं कहता था कि पत्रकारिता की हेडिंग अलग होती है और आपके हिंदी अनुवाद जो आप करते हैं ऑफिस में बैठकर, उसकी हेडिंग अलग होती है। जैसे गुलजार का सेशन मान लीजिए, तो विश्व सम्मेलन गुलजार, या विश्व सम्मेलन हुआ गुलजार, या गुलजार पर कुछ और एक टेरिटरी कोई हेडिंग लग गई, तो वो रोज लड़ते थे उसको। और चूंकि उनके पास ताकत है, उनके पास सत्ता है, उनकी सरकार में सुनी जाती है, तो जाहिर है वो हर जगह पाए जाते हैं हिंदी अधिकारी, और उनको कुछ नहीं आता जाता, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने दो शब्द अब उसमें कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका है कि नहीं, खूंटा यही गड़ेगा, तो वो नहीं मानते हैं। तो पूरी पत्रकारिता, और इस देश में लाखों पत्रकार जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, और इस देश में अभी शायद पहले हिंदी में शायद दैनिक भास्कर ने शुरुआत की है, जिसने अपने पत्रकारों को विदेशों में अपॉइंट किया, और वहां से वो सारे लोग डिस्पैच भेज रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो लोग अंग्रेजी में भेज रहे हैं कि हिंदी में भेज रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने दुनिया के करीब 30-40 जगहों पर अपने रिपोर्टर भेजे हैं। तो मैं कहने का आशय ये है कि हमारे लिए पत्रकारिता वो है, हमारे लिए कभी लेख, फीचर, कहानी, कविता, उपन्यास और मैगजीन, ये सब पत्रकारिता में रहे नहीं। उसको अवश्य उसका अंश मानते थे, लेकिन हम लोग उस तरह से क्राइम, पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ये सब पत्रकारिता के हम लोग रहे हैं, जो 25-30 सालों से अनुभव रहा है। विमल मिश्र जी ने तो काफी रात भर जाकर फ्रंट पेज बनाए होंगे, और कैसे खबरें आती हैं, कैसे खबरें वहाँ करती हैं,
जो यूएनआई और पीटीआई के द्वारा। लेकिन ये किताब क्या कहेगी, कैसी कहेगी, ये देखना बाकी है। और मैं इनको बधाई देता हूँ जवाहर कर्नावट जी को कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा काम किया है आपने। तो ये हम सबके लिए, और मुंबई प्रेस क्लब को भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में जितने प्रेस क्लब हैं वो सांध्यकालीन रसरंजन सभाओं के लिए बहुत विख्यात हैं। उनका काम वही है कि हम लोगों को थोड़ा सांध्यकाल में रसरंजन कराएं और हम लोग थोड़ा आनंदित हों। तो इतने दिल्ली प्रेस क्लब और बाकी जितने भी, जयपुर और चंडीगढ़ और कोलकाता, क्योंकि सब प्रेस क्लबों में मैं जाता रहा हूँ, लेकिन ये प्रेस क्लब में मैंने सुना कि ये आयोजन हो रहा है। मैं मुंबई में नया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इतने सारे लोग इस आयोजन में, प्रेस क्लब में इस किताब की बात कर रहे हैं, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, अच्छी बातें कही। और विमल मिश्र जी का जिक्र बार बार आ रहा, मैं विमल मिश्र जी का स्वागत करता हूं सर कि आप ने, और आपको हम लोग जो मुंबई पर आपका जो लेखन है वो अखबारों में पढ़कर हमेशा ये सोचते हैं कि कितनी गहराई से शोध किया गया है और कितनी मेहनत से, तो उसके लिए भी आपको साधुवाद। मित्रों, इस किताब में एक और खास बात है, इसमें सिर्फ मुद्रित पत्रकारिता की ही बात नहीं है, इसमें उन देशों में जो रेडियो और टीवी की पत्रकारिता है उसका भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से वहाँ पर रेडियो पर और टेलीविज़न पर पत्रकारिता हुई है, और उसमें हिंदी पत्रकारिता का क्या योगदान है वो भी इस पुस्तक में शामिल है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुद्रित या प्रिंट मीडियम की ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक पूरा परिदृश्य हमारे समक्ष इस पुस्तक से उपस्थित होता है वहाँ का। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में सूर्यबाला जी हैं। मित्रों, उनके बारे में, उनका परिचय मैं क्या दूं, पिछले जब से मैं बड़ा हुआ छोटेपन से ही उनको पढ़ता रहा हूं, और आप सब उनके लेखन के बारे में तो जानते ही हैं। उनका व्यवहार और उनकी जो बातचीत है वो भी इतनी मतलब आशीर्वाद देती हैं हमेशा, और हमेशा वो जो जिस तरह से मिलो तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं, जिस आत्मीयता से वे मिलती हैं और जिस के साथ उनका आशीर्वाद मिलता है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ। और इस पुस्तक के बारे में मैं आदरणीय सूर्यबाला जी से आग्रह करता हूँ कि आप सब अपने वक्तव्य दें। इस बहुत विशिष्ट, एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आज की बहुत बड़ी ज़रूरत ऐसी पुस्तक के लेखक और ऐसी पुस्तक के लोकार्पण समारोह और विमर्श के समय में यहाँ आ पाई आज, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। इस समारोह के अध्यक्ष हमारे इतने आधी सदी के अपने मित्र विश्वनाथ सचदेव जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कवि और हिंदी की 3 पत्रिकाओं की हैट्रिक का संपादन करने वाले आप यहाँ, और आप लोगों को इतनी देर बता दो कि विश्वनाथ जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में दिया। ये हमारे और विश्वनाथ जी का कि हम दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। इससे शायद और लोग थोड़ा बहुत सीख सकेंगे, थोड़ी सी, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बधाई दी। और आज यहाँ इसके इतने वरिष्ठ हमारे महाराष्ट्र साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष हमारे डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, हमारे आज की बहुत अच्छी बात कही करीम कात्यायन जी ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट कथाकार, आज के चुपचाप काम करने वाले और सबके लिए खड़े रहने वाले हरीश पाठक जी, ये हमारे जवाहर कर्नावट जी जिन्होंने आज ये पुस्तक लिखी है और बहुत ही अलग पुस्तक लिखी है, तो मैं कहूँगी एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक संदर्भ ग्रंथ कर दिया है। और आज इसका संयोजन करने वाले केशव राय जी, जो आज यहाँ पर उन्होंने एक, हमने देखा कि उस बराबर वो अभी विश्व रंग से लौटे हैं
और विश्व रंग से भी कर्नावट जी लौटे हैं, कर्नावट जी की पुस्तक के बारे में और कर्नावट जी के बारे में तो मैं इतना कुछ पिछले 2 दशकों से जान रही हूँ। जहाँ जाती हूँ मुझे कर्नावट जी की प्रदर्शनी, कर्नावट जी का कुछ न कुछ वहाँ योगदान अवदान दिखाई पड़ जाता है। और सबसे पहले मैं आपको सिर्फ व्यंग्य का समझती थी। और हाँ, नवीन कात्यायन जी, यहाँ ये तो उसमें नाम नहीं था, अभी आज मैंने देखा कि नवीन कात्यायन जी यहाँ सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं इतने लोगों से यहाँ एक साथ मिल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद अस्वस्थता के बाद बाहर निकली हूँ। और लोग तो मेरा सबसे बड़ा एक मेरी विशिष्टता बताते हैं लोग कि मुझे पढ़ करके इन्होंने ये लिखने लगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सूर्यवाला को पढ़ने वाले सूर्यवाला से बहुत अच्छा लिखने लगे। हमें पढ़ के लिखने वाले यार कितने अच्छे, इतने महत्वपूर्ण लेखकों में सामने गंगा सिंह जी बैठे हैं, वो तो हमें व्यंग्य की पिता में ही कह दिया उन्होंने। तो हमने कहा कि हम तीसरी पीढ़ी के हो गए। तो जवाहर जी, अब मैंने बड़ा अच्छा है, मैं सबको अब सिर्फ और कुछ नहीं लिख रही हूँ। कभी कभी जब लोग आजकल पूछते हैं कि आप क्या लिख रही हैं, नया क्या लिख रही हैं, तो मेरा मन कभी कभी कहने का होता है कि पुराना पढ़ लिया जितना मैंने लिखा था। लेकिन वो खैर एक मजाक है, चुगल है, दिल लगी है, वो अगर कहने से तो साहित्य में अलग ले लेंगे। यहाँ मैं सिर्फ पुस्तक पर बोलूँगी। पुस्तक के विमर्श जो कहा गया है कि मैं विभोर हूँ, अभिभूत हूँ इस पुस्तक को देख करके। बहुत दिनों बाद मुझे कोई कथेतर पुस्तक ऐसी मिली है, कहानी उपन्यास और जो सत्य कथाओं से अलग, जिसमें सत्य कथा भी है, उपन्यास भी है, भाषा का सौंदर्य भी है और सब कुछ इतनी विधाएं उसमें मिला करके। ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम है ये। और मैं जब जब रखती थी, पढ़ती थी, पहली बार ऐसी कोई किताब मैंने देखी कि उसको मैंने जब सुना था कि अरे ये एक आध बार मैं भोपाल वगैरह गई थी तो कर्नावट जी ने बताया था और इनकी प्रदर्शनी भी देखी थी कि पत्रकारिता तो खासा नीरस और उबाऊ विषय है, इसको लेकर के ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से इतना परिश्रम कर रहे हो, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं और कौन पढ़ेगा। क्योंकि अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बात अधिक राय ने और सबने बताई पत्रकारिता और इसको लेकर के, उसका मुझे इतना अंदाज नहीं था। लेकिन जब मैंने पुस्तक देखी तब मैंने लगा कि नहीं, इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है, इन्होंने 20 वर्षों तक ये साधना की है और एक अनुष्ठान किया है। और आज मुझे लगा कि मैं इनको सिर्फ व्यंग्य का समझती थी, क्योंकि हमारे व्यंग्य की जब कुछ होती थी यहाँ तो बैंक के वो हिंदी अधिकारी के तहत आके और हम लोग को माला वाला पहना के शॉल उड़ा के कितने हो जाती थी। इनकी उसी भूमिका से हम बड़े गदगद थे और ये चाहते तो उसी भूमिका में बड़ा नाम करके और संतुष्ट होकर रह सकते थे। पता नहीं इनको मैं क्या बताऊं। मैंने बहुत पुराने समय एक व्यंग्य लिखा था जिसमें था कि भाई आप व्यंग्य क्यों लिखते हैं। मुझसे ही पूछा गया, धर्मयुग ने पूछा था कि आप व्यंग्य क्यों लिखती हैं, तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, कि बगैर पागल कुत्ते का काटा, बगैर इतनी विसंगतियों, इतनी विद्रोहों के बीच से झेल कर बाहर निकला हुआ व्यक्ति व्यंग्य नहीं लिखने पर हाथ नहीं आजमाएगा अपना। तो ये जुनून, ये जीवट, ये दीवानगी है जो कर्नावट जी से ये पुस्तक लिखवा गई है। और आप उठाएंगे पुस्तक तो आप जल्दी जल्दी उतरते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और जो मैंने सोचा था ये खाली दिनांकों का, तिथिवारों का कलेक्शन है, इनको इकट्ठा किया है, जो ऐसी किताबों में होता है। आजकल जितनी थीसिस पीएचडी की आती है वो मुझे इसी हताशा से गुजारती है, तो उसको लंबे लंबे खाली उसमें वो दिए रहते हैं। जवाहर जी ने उसको इतना मार्मिक, इस पुस्तक को इतनी मनुस्पर्शी बना दिया गया है। मैं वो सब कहने वाली थी जो आपने भी कर्नावट जी यहाँ बताया कि एक एक उद्धरण पत्रिकाएं कैसे निकल रही है। शुरू उन्होंने भारतवंशी देशों से किया है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, फिजी और ये तमाम देशों से किया है। उन देशों में कैसे कैसे ये पत्रकारिता का विकास हुआ,
हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास और विकास विहंगम कोलाज बना दिया है जवाहर जी ने, और इतने मन से लिखा है। क्योंकि मान लीजिए इन्होंने सामग्री इकट्ठी कर दी, मान लीजिए 27 देशों में घूमे, इन्होंने वहां से एक एक पत्रिका, जो पत्रिका नहीं मिली, अभी हरीश जी ने कहा कि जो पत्रिका नहीं मिल पाई उसका बड़ा दुख सा इनके मन में है कि इतना करने पर भी, इतनी कोशिश करने में वो पत्रिका नहीं मिल पाई। वही एक आपने अपने वक्तव्य में कहा कि वो कौन सी पत्रिका जो उनके पास भी नहीं थी वो मेरे पास है। तो वो सब इकट्ठा करना और बैंक की हिंदी अधिकारी का अपना पद भी निभाते रहना, और हम व्यंग्यकारों को भी, साहित्यकारों को भी ओब्लाइज करते रहना, उसके बीच से शायद 2002 में रिटायर होने के बाद इन्होंने शुरू किया। और वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसमें से क्या लिया जाए और क्या छोड़ा जाए। तो सबसे पहले तो मैं जवाहर जी को इस पुस्तक के एक पाठिका के तौर पर, सामान्य पाठक पढ़ेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा मैं करती हूँ कि बड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाया है। एक तो पूरी पुस्तक कहीं भी जरा भी उबाऊ और नीरस नहीं होने पाई है, क्योंकि पुस्तक की सबसे बड़ा, मैं मानती हूँ किसी भी विधा की पुस्तक हो, पुस्तक का सबसे बड़ा है कि आप उसको पढ़ लेना, उठाइए तो भी पढ़ लीजिए। मैं अभी बुशरा जी से ही बात कर रही थी कि कभी कभी मन में आता है कि हम हिंदी वाले, हम साहित्य वाले, हम लिखने वाले पूरा सच बोलना कब सीखें। कोई सच नहीं बोलता है, मैं खुद ही नहीं बोल पाती, क्योंकि हर जगह यही लगता है कि लोग अन्यथा लेंगे और हम गलत फहमियों के शिकार होंगे। हमने शुरू भी किया था एक बार कि नहीं, जो सोचूंगी साफ नियत से साफ, तो बहुत सी चीजें हो जाती है, ये समकालीन है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जबकि मुझे मालूम है कि नहीं हो गई, मेरा रास्ता ही अलग है, मेरा अपना एक आइलैंड है, अपनी जगह है। तो ये क्या था जो जवाहर करनावट जी ने, और उसमें जो चीजें चुन के लिखी है वो इतनी बार नहीं है। गांधी जी कब कहाँ से खबर है कि गांधी जी के स्वास्थ्य यहाँ पर जेल में अच्छा है, जो आपने दूसरी बात कही यहाँ पर, ये मतलब इतनी घटनाएं, और जो हिंदी वालों ने जो संघर्ष किया हिंदी और जो भाषा है उस समय की अलग अलग, और जो बोलियों का जो उसमें जो समावेश किया गया है जगह जगह, और किस हद तक दीवाने लोग हुआ करते थे वो जो विदेशों में रखे। मतलब कितनी चीजें ऐसी है, मैं आपसे बताऊं कि आप लोगों का, मैं कहूँ जवाहर जी, मुझे नहीं मालूम था कि हिंदी की पत्रकारिता की शुरुआत स्वाधीनता आंदोलन से हुई, और विदेशों में, अमेरिका में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ये कहते हैं गलत रिसाला दिखाई होने उससे शुरू हुई। तो उस पर वहां से, अमेरिका से लोग जो विदेशों में गए हैं लोग, वो लोग कह रहे हैं एक इतना अच्छा उसमें कई विज्ञापन मेरे पास देख के कुछ है नहीं है कि ऐसे सैनिकों की जरूरत है जिनका मानदेय मृत्यु, जिनका पुरस्कार शहादत, जिनकी गदर के उसमें गदर के सालाने। तो ये अमेरिका के भारतीय लिख रहे हैं, तो ऐसे देश सैनिकों की हमें जरूरत है। और ये उस समय के हमारे भारतीय भारतवंशी हैं जिनका सारा संघर्ष जो हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और उनको लेकर के, और अंदर की सारी यातनाओं का इतिहास पत्रकारिता ने दर्ज किया। साहित्य तो बहुत बाद में आया। मॉरिशस में जैसे कहीं मुझे याद है एक पत्रिका अभिमन्यु अनंत जी ने संपादित की है, और वो चली है कितने वर्षों तक, उसमें सारे मतलब सारे विश्व के और कोई भी लेखक उससे बचाने के चले हैं। और इसी तरह वसंत का संपादन तो अभिमन्यु अनंत ने कितने वर्षों से किया। हस्तलिखित अभी चल, लेकिन आनंद जी नहीं है, अभिमन्यु जी तो नहीं, लेकिन ये इसका दूसरी हस्तलिखित पत्रिका, उसमें लिखा रहता है, आपने सब बातें बता दी थी, दोहराऊंगी नहीं, ये भी लिखा रहता है कि आप 2 दिन में समाप्त करिए 64 पेज की पत्रिका, और इसको आप पढ़ने के बाद दूसरे पते पर दीजिए। बस अब इस हद तक इतने वर्षों तक 40 अंक उस पत्रिका के निकले हैं, और वो पत्रिका इतने पाठकों तक घूम रही है, पढ़ी जा रही है, लोग ले रहे हैं। तो कभी कभी लगता है जो 35 गुप्त की राय में कि हम कौन क्या हो गए, और बेचारे
लेकिन बिछाने का समय नहीं है सबके पास। सनसनी बिक रही है और मैं बहुत कुछ और भी मैंने पाठ उसकी तरफ पढ़ लिए है जहाँ जहाँ सारे काम छोड़ करके ये पुस्तक जो मैंने कहा कि पुस्तक ऐसी होनी चाहिए और बहुत कुछ। और देखिए मैं नहीं कह के नाश्ता भी तैयार है, समय भी मुझे चला जा रहा है, सब भाग रहे हैं। मैं भी इतना मैं यहाँ आ पाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, केशव राय जी और रवीन जी भी यहाँ है, सभी तो सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत आभार। ये देखिए अभी नई विश्व के 65 दिन 27 से 65 पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। असल में जी आपने जो बात रेखांकित की कि जिस जुनून के साथ विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की गई है, उसी जुनून के साथ ये किताब भी लिखी गई है जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों ये कार्यक्रम जो है आज का इस पुस्तक का, इसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी हैं। कार्यक्रम का समापन आपके अध्यक्ष ही उद्बोधन से होना है। तो मैं सर से आग्रह करता हूँ कि सर आप अपना वक्तव्य दें। हम सब उनके बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं और 50 साल से अधिक का अनुभव तो सर का इस पत्रकारिता का है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। हाँ जी सर। हाँ, कोई ऑन करने वाला चाहिए होता है, उसके बगैर काम नहीं चलता। कोई कहे कि ऑन करो तब अकल आती है कि ऑन कर लेना चाहिए। शुक्रिया आप सबका। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुधाकर सूरीवाला जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के स्तमूर्ति कर्नावत जी, कात्यायन जी, हरीश, शीतला प्रसाद जी और केशव जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका यहाँ पर अभिनंदन। पिछले 50 साल में मैंने बहुत कोशिश की कि अध्यक्षता से मैं बच जाऊं, लेकिन वो अध्यक्षता ऐसी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार सिद्ध होती हैं। और दिक्कत ये होती है मुझे अध्यक्ष बनने में कोई खास कष्ट नहीं होता, कष्ट सिर्फ इस बात का होता है कि मेरे पास कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। अब इतने सारे लोगों ने जो बातें कही, उसके अलावा कुछ और बच जाता है क्या? और मैं जो कहूँगा तो शायद दोहराव हो जाएगा, उससे बचा जाए, या फिर ऐसा हो जाएगा जो अनर्गल हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए तो उससे पहले बुलवा देना चाहिए ताकि बेचारे को कुछ तो संतोष मिले कि मेरी बात कुछ लोगों ने सुन ली, कुछ ऐसा मैंने कह दिया तो बाकी लोग दोहराएंगे। बहरहाल मित्रों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने भाई कर्नावत जी का सम्मान करने के लिए और उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए। लेखक जब कुछ लिखता है तो अपने मन की शांति के लिए भले ही लिखता हो, लेकिन जब वो चीज़ सार्वजनिक बनती है, सबके सामने आती है, तो वो उसके लिए धन्यवाद का अर्थ तो बनता ही है। कम से कम कहें कि भाई आपने ये काम किया। आप जैसे मैंने सुना, मैं पहले स्वीकार कर लूँ कि मैंने ये पुस्तक कभी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस पुस्तक में क्या है, लेकिन जो बताया गया है इस पुस्तक में है, उसमें से बहुत कुछ मैं कर्नावत जी आपके लेखों से पढ़ चुका हूँ। कर्नावत जी पिछले 40-50 साल से इसी बारे में बात करते रहे। जब भी इनसे मिलते थे तो कोई ना कोई बात इसकी आ जाती थी कि आज फलाने देश की फलानी पत्रिका मेरे हाथ लग गई, या फलाने देश के फलाने आदमी ने कहा कि उसके पास में कुछ ऐसी सामग्री है जो आपके काम आ सकती है, जो मैं लेकर के आऊँगा, या फिर ये बताते रहते थे। मुंबई में जब थे तो काफ़ी कुछ बताया इन्होंने हम लोगों को। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद एक बात मन में आती है कि एक आदमी इतनी शिद्दत के साथ इतनी मेहनत कर सकता है, तो क्या लालच था, इसलिए कर रहे थे ये काम, मैं नहीं जानता। बैंक में उच्च अधिकारी थे, अच्छी खासी नौकरी लोगों उनकी लगी हुई, अच्छा खासा काम कर रहे थे, सम्मान भी था, समाज में सब कुछ था। तो ये किताब लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? मुझे उम्मीद थी आज बताते यहाँ पर कि मैंने ये किताब क्यों लिखी। सवाल ये होता है कि जब हम इसके ऐसी किसी किताब पर बातचीत करने लगते हैं
एक दस्तावेजी है, दस्तावेज है ये हमारे सामने। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है ये कि दुनिया के 100 से अधिक देशों के आदमी इकट्ठा करके सामग्री हमें देता है कि देखिए वहाँ क्या कहा गया था, क्या सोच रहे थे वहाँ के लोग। पत्रकारिता चाहे वो कहीं की भी हो, हमारे अपने देश की हो, विदेश की हो, हमारे समाज का दर्पण होती है। सिर्फ साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता। पत्रकारिता शायद ज़्यादा अर्थों में समाज का दर्पण है, क्योंकि पत्रकारिता सीधी सीधी बात करती है कि जिनके चेहरे पे दाग हों वो दूर हट जाएं, हम तो दिखाएंगे चेहरे अपने पत्रकारिता के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कर्नावत जी ने जो एक काम किया है कि दुनिया भर के इतने सारे देशों में हिंदी पत्रकारिता को लेकर किस तरह की पत्रकारिता होती थी। हमारे अपने देश में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 200 साल से पुराना है। 200 साल का एक इतिहास हमारे देश का, और उसमें से 125 साल पुराना इतिहास कर्नावत जी ने हमको विदेशों में हिंदी का दे दिया है। मैं समझता हूँ कर्नावत जी हिंदी वाले आपके आभारी हैं। मैं सुन रहा था, हरीश को सुन रहा था मैं, तो मुझे लगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो उठनी चाहिए। जब भी हम इस तरह की चीज़ों को पढ़ें, पत्रकारिता की बात करें, वहाँ के लोग क्या सोच करके अखबार निकालते थे। गदर की बात यहाँ पर हो रही थी जो अमेरिका से निकलता था, आज़ादी की लड़ाई में उसका क्या योगदान रहा। वहाँ बैठ करके वो आज़ादी की लड़ाई के लिए सिपाही तैयार कर रहे थे जो यहाँ करके लड़ें। ये ज्ञान होता है, ये उनका काम था। जैसे हरीश ने कहा कि जब उदंड मातंड में वाक्य जो लिखा जाता था उसका ध्येय वाक्य जो था हिंदी जन के हित, हिंदुस्तानी के हित हेतु। तो पत्रकारिता का या साहित्य का मैं समझता हूँ एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जिनके लिए है वो उनके हित की बात सोचें। उदंड मार्तंड अगर ये कहता है कि हिंदी जन के हित के हित हम काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि किस तरह से काम करता होगा। और थोड़ा सा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो पत्रकारिता जो 100 साल पहले हुई थी और आज की पत्रकारिता जो कर रही है उसमें कहीं कुछ साम्य है कि नहीं। आज भी मेरा ऐसा मानना है कि हर पत्रकार के लिए हिंदी जन के हित ये ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। क्योंकि समाज के हित को अगर हम नहीं देखते हैं तो पत्रकारिता का तो मतलब नहीं रह जाता है। तो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन लोगों ने जो विदेशों में बैठ करके लिखते रहे थे, जो विदेशों में बैठ कर अलग जगाए हुए थे। सवाल यहाँ इस बात को भी रेखांकित किया जाना जरूरी हो जाता है कि विदेशों में रहने वाले हमारे उन मनीषियों ने, उन पत्रकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से वहाँ जागृति लाने की कोशिश की। जिसको ये काम हो गया, गांधी जी तो जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने अखबार निकाल दिया, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में हो या चाहे वो भारत में आने के बाद में। और उन्होंने हमारी भाषा में हरिजन को उन्होंने गुजराती में निकाला था पहले, ताकि उसके उनके देश के लोग, उनके लोग कम से कम समझ सके कि गांधी क्या कहना चाहता है। तो वो पत्रकार जो विदेश में बैठ के हिंदी पत्रकारिता कर रहे थे वो क्या कहना चाहते थे, उनके पत्रकार उनकी पत्रिकाओं के माध्यम से, उनके अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आता है। उसी तरह आज देश में जिस तरह से सोच आया है पत्रकारिता को लेकर के, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। एक शब्द एक वाक्य आपने कहा था एक पत्रिका के बारे में विदेश की के एक होने के बाद बंद हो गई, 85 साल होने के बाद बंद हो गई। वो वाक्य सुनकर के मैं चौंक गया था। विशेषता ये नहीं है कि वो पत्रकार वो पत्र 85 साल कैसे चलता रहा। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 85 साल चलने के बाद वो पत्र बंद क्यों हो गया, क्या कारण रहे होंगे कि वो लोग जो 85 साल तक एक पत्रिका को निकालते रहे, अचानक उन्हें बंद करनी पड़ गई। क्यों? क्या पढ़ने वाले नहीं थे, खरीदने वाले नहीं थे, या वो समझदार लोग नहीं थे जिनके लिए जरूरी होता है कि वो अखबार सवेरे सवेरे उठ के देख सके। कहीं कुछ है। और वो जो संकट था, भले ही आज हिंदी की पत्रकारिता का विकास काफी तेजी से हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपका ध्यान इस पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदी की पत्रकारिता को लेकर के धर्मयुग जैसे अखबार को, पत्रिका को बंद होना पड़ा। हिंदुस्तान साप्ताहिक को बंद होना पड़ा, पराग बंद हो गया, सारिका बंद हो गई, दिनमान बंद हो गया। आखिर क्यों? समावर्तन भी बंद हो जाएगा।
मतलब जितने भी पत्र ये बंद हो रहे हैं, हमें सोचने के लिए बाध्य करना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि कभी हमें सोचे तो सही क्यों हो रहा है ये काम पाठक नहीं करेगा, ये हम लोगों को जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हमें सोचना चाहिए। और इस स्थिति को, जो स्थिति बन गई है, उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कोई स्थिति बनती है या नहीं बनती है? तो मैं उस 85 साल चलने वाले पत्र के दिवंगत होने का मतलब दुख होता है सोच करके कि ऐसा क्यों हो गया। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, हो सकता है कुछ कमी सरकार में भी हो सकता है कमी उनके पत्रकारों में भी हो, लेकिन कमी कहीं ना कहीं उस पाठक में भी तो होगी जिसने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। कमी कहीं ना कहीं उस समाज से भी तो हो, समाज में भी तो होगी, जो समाज समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या देने जा रहे हैं पत्रकार होगा। मैं समझता हूँ इस तरह के सवालों पर विचार करना जरूरी है। जहाँ तक कर्नावत जी की इस पुस्तक का सवाल है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं समझता हूँ कि यदि ये सब कुछ इतना कहा गया, उसका 10% भी हमारे समझ में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कर्नावत जी आपने बहुत बड़ा काम किया है और उसके लिए हम कार्य। हैरानी होती है कि एक आदमी हिंदी अक्सर से शुरुआत की थी ना, लेकिन हिंदी के प्रति का लगाव कैसा था, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने कर्नावत जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि नवनीत की पत्रिका की प्रसार संख्या थोड़ी सी बढ़े, कुछ और पाठक हिंदी को मिले, इसके माध्यम से, नवनीत के माध्यम से हिंदी लोगों तक पहुँच सके। ये वो कर्नावत जी थे जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे अधिकारियों के लिए नवनीत का पढ़ना जरूरी बना दिया। छोटी बात नहीं है, अपने आप कुछ भी नहीं था। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 10-20 हज़ार रुपये दे देना किसी पत्रिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी स्थिति मैंने आपकी अकादमी से भी कही थी, वहाँ भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि हिंदी की पत्रिकाओं को, पत्रिकाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए आप अपने आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, खर्चा कीजिए। किया है आपने उसमें? तो जो काम हुए हैं, मैं समझता हूँ इस तरह के कामों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है पत्रिकाओं के प्रति। उनका दायित्व यदि हमें जागृत करने का है, हमें सोचने समझने के लिए कुछ सामग्री देने का है, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करें और उन्हें यदि कोई कष्ट है तो उसके बारे में हम सोचें। तो मित्रों, समय भी हो गया है और नाश्ता भी तैयार है, तो मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए। मैं फिर से एक बार कर्नावत जी को उनकी पहले महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ और सिर्फ बधाई देने के लिए मैं आया हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे और भी इस तरह के काम आपके हाथों से होते रहें। हमें फिर अवसर मिलता है कि हम आपके बीच में हम सबसे मिलकर के आपकी जय गाथा करें। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और हम सबके सोचने के लिए ज़रूरी है कि ये कार्य ऐसे ही चलते रहने चाहिए। कर्नावत जी यही रुके नहीं हैं, उनका अगला जो कार्य है 65 देशों में हिंदी, वो भी प्रकाशित हुआ है। मैं 1 मिनट के लिए वो सर से करना चाहता हूँ। आदरणीय विश्वनाथ जी ने एक यहाँ प्रश्न रखा कि आपने कार्य क्यों किया, तो मैं बता दूं कि मैं जब राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था तो मुझे लगा कि लोगों की हिंदी के प्रति कितना गलत दृष्टिकोण है, कितने हल्के ढंग से लेते हैं। तब मुझे लगा कि उनको ये बताना चाहिए कि हिंदी वैश्विक स्तर पर कितनी स्थापित रही है हिंदी पत्रिका। और उसके बाद जब मैं अभी सेवानिवृत्त हो गया 2019 के बाद, तो मुझे लगा कि विश्व में जितने देशों में हिंदी फैली हुई है उसकी स्थिति का एक आकलन करना। तो मैंने सबसे पहला प्रकाशन था, उसमें 35 देश थे, उसके बाद वो 55 देश थे, और उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट अभी एक पुस्तक ये अभी मॉरिशस में प्रधानमंत्री ने अभी भी जारी की, इसमें 65 देशों के लोगों ने हिंदी पर लेख लिखे। और मेरा ये संकल्प है कि इसको हम कुछ साल में या 2-4 साल में इसको 100 देशों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि 100 देशों में हिंदी है। मुझे इसमें एक फ्रांस की महिला है, उसका नाम एनी एंतो है, जो वहाँ पर हिंदी पढ़ाती है। तो उन्होंने एक द्वीप की खोज की है कि देखिए वहाँ पर हिंदी पुनर्स्थापित हो गया है, क्योंकि उस जगह भी गिरमिटिया लोग गए थे और वहाँ पर उन्होंने हिंदी का एक पाठ्यक्रम 2010 में शुरू कर दिया। तो ऐसे अद्भुत तथ्य हैं कि एलिजाबेथ को हिंदी किस तरह पढ़ाई गई, उसका इसमें भी जिक्र है। तो नहीं है, अभी अभी उसकी केवल 10 प्रतियां आई थी, लेकिन मैं 1 प्रति लेकर आया था।
तो मैं चाहूंगा कि मैं आदरणीय विश्वनाथ जी को ये प्रति भेंट करूं। और उसके साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि एक बड़ा रोचक संदर्भ भी है अमेरिका के संदर्भ में कि पत्रिका किस तरह प्रकाशित होती है। मैंने अमेरिका के अध्याय में जिक्र किया कि कनाडा के लोग चाहते थे कि उनकी पत्रिका लिखे, उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने अमेरिका के विश्वा पत्रिका से कहा कि भैया ऐसा करो 8 पेज हमारे निकाल दो। इस पत्रिका का नाम रखा उद्गार पत्रिका। तो विश्वा पत्रिका में एक 8 पेज की उद्गार पत्रिका 3 साल तक। तो ये एक अद्भुत प्रयोग था कि पत्रिका में पत्रिका, इसका जिक्र भी मैंने अमेरिका के अध्याय में किया है। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों का सम्मान और सभागार में उपस्थित हिंदी साहित्य प्रेमी श्रोताओं तथा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर विदेश में हिंदी पत्रकारिता पुस्तक के लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट ने अपनी एक और नई पुस्तक 65 देशों में हिंदी की प्रति विश्वनाथ सचदेव जी को भेंट किया और अपनी पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता के लेखन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की। औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए श्री पुनीत कुमार मिश्र जी, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा जी को आमंत्रित अंत करता में हूं। श्री पुनीत कुमार मिश्र ने सभी का आभार ज्ञापन किया। मुंबई प्रेस क्लब से शामी एम इरफान की विशेष रिपोर्ट। मीडिया से जुड़े हमारे सभी बंधुगण और से जुड़े साहित्य आमंत्रित अतिथिगण, आज की शाम हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के नाम हुई है और लगभग जैसा डॉक्टर कात्यायन जी अपने आरंभिक उद्बोधन में बता रहे थे कि डॉक्टर कर्नावट जी की लगभग 2 दशकों से अधिक की साधना रही है और आज ये मूर्त रूप में हमारे समक्ष पुस्तक के रूप में हम देख पा रहे हैं। मैं इस यात्रा में, इनके लेखन की यात्रा में, संग्रहण की यात्रा में आंशिक रूप से साथ में रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके सामने ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा ग्रहण की और लगभग 24 वर्ष मुझे भी हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। 27 देशों की बात इस पुस्तक में की गई है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, जिस पर विमर्श हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 17 देशों में है आज की तारीख में। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, थोड़ी आपसे अनुमति लेकर के ही, कि इस 27 देशों की जो पत्र पत्रिकाओं के संकलन की बात हुई है, उसमें कहीं न कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोग इसलिए रहा है कि जहाँ जहाँ इन पत्रिकाओं की आवश्यकता पड़ी, मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, फिजी में हमारी शाखाएं हैं और जिस पत्रिका की बात डॉक्टर विश्वनाथ सचदेव जी कह रहे थे, शांति दूत, जो अब बंद हो गई है, मुझे याद है हम साथ में काम कर रहे थे, तो वहाँ से हमारे मित्र भारत आ रहे थे छुट्टी पर, तो सर ने बोला था कि आप शांति दूत का एक अंक लेके आइएगा। तो इस तरह से संकलन में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो साथी हैं उनका सहयोग कर्नावट सर को मिलता रहा है और मुख्य रूप से उनकी जो लगन है, उनकी रुचि है। अजीत राय जी कह रहे थे कि हिंदी अधिकारी को, हालांकि मैं भी चूंकि हिंदी अधिकारी हूँ और बहुत सारे हिंदी अधिकारी यहाँ पर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हिंदी अधिकारी के एक मूर्त रूप आपके सामने है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी अधिकारियों को कुछ नहीं आता और बिल्कुल। और महाप्रबंधक हमारे चूंकि रमाकांत शर्मा जी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। वाणिज्यिक बैंकों में महाप्रबंधक के पद को सुशोभित करने वाले सबसे पहले राजभाषा अधिकारी के रूप में डॉक्टर जवाहर। और अभी भी एक बात है, मुझे लगता है अभी भी ये रिकॉर्ड ही है, रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है और उम्मीद है कि आगे वो इनके पद चिन्हों पर आगे चल। हाँ, जनरल बैंकिंग का भी काम किया आपने, जब महाप्रबंधक बने तो रिटेल देयताएं एक विभाग था, रिटेल लाइबिलिटी, उस विभाग को भी आपने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो स्तुत्य कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे पत्रकारिता जगत के लिए, और मैं भी पत्रकारिता पर अभी शोध कार्य कर रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे जैसे शोधार्थियों के लिए भी ये पुस्तक एक बहुत ही अमूल्य धरोहर और संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेगी। हमारे बीच हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर विश्वनाथ सचदेव जी उपस्थित हैं। आपने सर अपना बहुमूल्य समय दिया
वैसे आप कह रहे थे कि आप अध्यक्षता से बचते हैं, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम था, डॉक्टर जवाहर करनावट जी का प्रेम था जो आपको खींच के लेके आया। आपने इसे स्वीकार किया, मंच की शोभा आपने बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि आज केवल पत्रकारिता इस पुस्तक के लोकार्पण पर केवल इस पुस्तक पर विमर्श नहीं हुआ, बल्कि पत्रकारिता के स्वरूप पर भी काफ़ी चर्चा हुई है और बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर सुरेवाला मैडम ने और विश्वनाथ सचदेव जी ने और सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों ने कहा। मुझे लगता है कि समय का बहुत ही समय की मर्यादा है, तो हम उस पर न जाएंगे। मैं विश्वनाथ सचदेव जी के प्रति आयोजन समिति को से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुरेवाला जी अस्वस्थता के बावजूद हमारे बीच उपस्थित हुई। उनको हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आमंत्रित किया था, सुना था, तो आज पुनः सुनने का अवसर मिला। आपने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश पाठक जी ने इस पुस्तक के बारे में काफ़ी अध्ययन किया आपने और काफ़ी चीज़ें बताई। आपके सहयोग से, आपके संयोजन में ये कार्यक्रम यहाँ प्रेस क्लब मुंबई में हो पा रहा है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर शीतल प्रसाद दुबे जी को हम बैंक ऑफ बड़ौदा में आमंत्रित कर चुके हैं, आपको हमने पहले भी सुनाया सर, क्योंकि समय की मर्यादा थी इसलिए ज़्यादा हम नहीं सुन पाए। सर आपके बहुमूल्य विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी के सुंदर संचालन के लिए, प्रभावी संचालन के लिए, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम गरिमा पे पूर्ण रूप से संपन्न हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर कात्यायन जी का बहुत बहुत आभार। और संयोजक की भूमिका में विश्व हिंदी अकादमी मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर केशव राव जी, आपका सहयोग रहा और शुरू से ही आप आयोजन समिति को आगे बढ़ा के इस स्तर तक लेके आए, इसके लिए मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। करनावट सर के प्रति आभार क्या कहूँ, ये तो खैर इन्हीं की पुस्तक का लोकार्पण था, लेकिन सर आभार इसलिए आपको भी मैं देना चाहूँगा कि सर आपने पत्रकारिता जगत को, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता जगत को बहुत ही एक अमूल्य निधि सौंपी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक इस पुस्तक को हम सभी जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं या भाषा से जुड़े लोग हैं सबसे याद करेंगे और इसे संदर्भ सामग्री के रूप में प्रयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार, करनावट सर का परिवार यहाँ पर उपस्थित है, अभी जी हैं, ऋचा हैं, आप लोग के सहयोग से ही मेरे ख्याल से ये बड़ा भगीरथ कार्य सर आप संपन्न कर पाए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने करनावट सर का समय समय पर सहयोग दिया और परिवार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भाभी जी ने किया, तो उनको भी बहुत बहुत आभार। इस पुस्तक के लेखन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश विदेश से जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनके प्रति भी डॉक्टर करनावट जी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया। प्रेस और मीडिया के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में इतना ही करनावट जी की तरफ से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो धन्यवाद का जो समय होता है वो ऐसे समय पर होता है, औपचारिक धन्यवाद, कि सब लोग जाने की उसमें रहते हैं, लेकिन सुमन जी, जो शिवमंगल सिंह सुमन जी, सिर्फ एक पंक्ति से मैं कहना चाहूँगा जो करनावट जी की तरफ से सभी के लिए, कि जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संचालन रविंद्र कात्यायन ने किया। कात्यायन जी का स्वागत डॉक्टर करनावट जी करेंगे। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा डॉक्टर जवाहर करनावट की पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता का लोकार्पण एवं विमर्श का मुंबई प्रेस क्लब में भव्य आयोजन। मुंबई प्रेस क्लब से शामी एम इरफान की विशेष रिपोर्ट।